सो फ्रेंड्स, आईपीओ का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिस जब भी यूएई के अंदर कोई नया आईपीओ आता है तो मुझसे लोग कॉन्स्टेंटली बोल रहे होते हैं कि आप वीडियो बनाएं उसके ऊपर। लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी सालिक के ऊपर, जब सालिक का आईपीओ आया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी और उसका लिंक इधर आपको कार्ड पे भी नजर आ रहा होगा। अब मसला ये है कि जब भी कोई आईपीओ आता है तो उसको बहुत उसके अंदर रिसर्च होती है और काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है, तो मैं ऐसे वीडियो नहीं बना सकता। आज मैं एक वेडिंग सेरेमनी में था, तो वो मुझे कुछ लोगों ने काफ़ी पुश किया कि आप इस पे वीडियो बनाएं, और टाइम भी कम रह गया था, तो अल अंसारी एक्सचेंज का आईपीओ आ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ तो लिया था, लेकिन उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने का नहीं सोचा था। अब रात के 2 बज रहे हैं इस वक़्त, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो भी ख़त्म हो जाए, एडिट भी कर लूँ और उसके बाद उसको अपलोड भी कर दूँ। आज सैटरडे आई मीन संडे मॉर्निंग हो गई है। मैं नॉर्मली संडे के दिन वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर मैं ट्यूसडे वाले दिन अपलोड करता हूँ एंड देन थर्सडे वाले दिन 3 वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो आपको बता दूँ कि मैं पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर यूएई में रहते हुए बीइंग एन एक्सपर्ट वीडियोज़ बनाता हूँ। आई होप कि आपको वीडियोज़ पसंद आती हों। अगर पहली दफ़ा आप चैनल के ऊपर हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अब मैं थोड़ा-सा ज़िक्र करूँ इसके अंदर के आईपीओज़। पहली बात तो ये है कि जो यूएई के अंदर एक वेव आई हुई है ना कि आईपीओज़ यहाँ पर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। सालिक का आईपीओ हुआ था, अभी रिसेंटली एडनॉक गैस का आईपीओ हुआ था, उससे पहले टीकॉम का आईपीओ हुआ था और उससे पहले बहुत सारे और आईपीओज़ हो चुके हैं, लेकिन अभी इस साल काफ़ी ज़्यादा आईपीओज़ आने वाले हैं। तो मैंने सोचा था कि अब फ्रीक्वेंटली जैसे-जैसे आईपीओज़ आएँगे मैं ट्राई करूँगा कि मैं उस उन पे वीडियोज़ बनाऊँ। मैं मैंने पहले भी बताया कि मैं एज़ सच आईपीओज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं होता हूँ। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, मैं आज इस वीडियो के अंदर बताऊँगा भी। लेकिन जस्ट फॉर अ जनरल इन्फॉर्मेशन, मैं ये इस वीडियो के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, जस्ट जस्ट एज़ अ जनरल इन्फॉर्मेशन जो मैंने उसकी जो सब्सक्रिप्शन ऑफ़र थी वो पढ़ी मैंने, उसकी कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जितनी मुझे समझ में आई थी वो मैंने पढ़ी। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि आईपीओ होता क्या है? तो आईपीओ बेसिकली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है और वो चाहती है कि अब पब्लिकली लिस्टेड हो जाए, यानी कि स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड हो जाए, ताकि लोग उसके ऊपर उसके शेयर्स खरीद सकें और उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकें, तो वो पब्लिकली लिस्टेड बन जाती है। और वो पब्लिकली लिस्टेड बनने के लिए पहली दफ़ा जो स्टेप होता है उसको आईपीओ कहते हैं। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसको कहते हैं, क्योंकि बाद में भी अगर सब्सीक्वेंटली लेट्स से कोई एक कंपनी ने अपने 100% शेयर में से 10% शेयर दे दिए और बाद में उसके पास उसको ख़्याल आता है कि नेक्स्ट 10% भी उसको देने हैं, तो 80% अपने पास रख के नेक्स्ट 10% के साथ, यानी कि टोटल 20% वो फ्लोट कर देगी। तो 10% जो होगा वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होगा और जो बाकी के 10% होगा वो सब्सीक्वेंटली जो नेक्स्ट पब्लिक ऑफरिंग होगी वो लेकिन वो आईपीओ नहीं रहेगी। तो आईपीओ बेसिकली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। अब क्यों करती हैं कंपनीज़? बहुत सारे रीज़न्स होते हैं आईपीओ में जाने के। बहुत सारी कंपनीज़ अपने क्या जो जो उनको पैसे रेज़ करने होते हैं, फंड्स रेज़ करने होते हैं, उस वजह से जाती हैं। कुछ कंपनीज़ वैसे ही अपने आप को थोड़ा-सा अपना जो लेवल होता है वो अप करने के लिए इस मार्केट के अंदर जाती हैं। तो बहुत सारे और रीज़न्स भी होते हैं आईपीओ के अंदर जाने के लिए। ये टॉपिक नहीं है इस वीडियो का, मैं आपको और आगे कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। तो इसके अंदर लेट्स से इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से आप के लिए क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आईपीओ के अंदर। लेट्स से कोई कंपनी आईपीओ में जा रही होती है, तो उसके अंदर क्या अपसाइड्स हो सकते हैं, क्या डाउनसाइड्स हो सकते हैं आईपीओ में इन्वेस्ट करने के, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या अपसाइड हो सकते हैं, क्या डाउनसाइड हो सकते हैं। तो अपसाइड्स की बात करें तो बेसिकली जब आईपीओ आता है तो एक हाइप क्रिएट होती है, और कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसकी मार्केटिंग होने लगती है। जैसे आपने देखा सालिक का आईपीओ आया, जिस तरह से टीकॉम का आईपीओ आया था, दीवा का आईपीओ आया था। अब मैं यूएई की बात कर रहा हूँ इस वक़्त, और इसके अलावा बहुत सारी दुनिया में आईपीओज़ आ रहे होते हैं, पाकिस्तान में भी आईपीओज़ आ रहे होते हैं। मैं पाकिस्तान जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, उस पे भी बात करता हूँ। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ इस वक़्त अल अंसारी एक्सचेंज के आईपीओ की, या इससे पहले जो आईपीओज़ आ चुके हैं। अब जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो उसके अंदर एक हाइप क्रिएट होती है। जब हाइप क्रिएट होती है तो वो कंपनी का नाम, मार्केटिंग हो रही होती है उसके अंदर, और आगे उसके अंदर नाम बन रहा होता है, और उसी दौरान अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा-सा अच्छे लेवल्स पे देख के इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उसके अंदर फ़ायदे भी होते हैं। बट एट द सेम टाइम इसके अंदर कुछ लोगों को नुकसान होता है और कंपनीज़ को भी नुकसान होता है। कंपनीज़ को क्या नुकसान होता है? कंपनीज़ अगर इसके अंदर अपनी वैल्यूएशन सही नहीं लगाती हैं, तो उसके अंदर भी उनको नुकसान होता है। अगर वो ओवर वैल्यूड कर देती हैं, तो वो अंडर सब्सक्राइब्ड हो जाता है आईपीओ, और उसके अंदर वो फेलियर हो जाती है। प्लस ये है कि कंपनीज़ के जब भी ये आईपीओज़ के अंदर जाती हैं, तो उनको उनको सिग्निफिकेंट कॉस्ट लगती है डिफरेंट लॉयर्स हायर करने के लिए, डिफरेंट कंपनीज़ हायर करने के लिए, अपनी इस पूरे आईपीओ प्रोसेस को करने के लिए। तो वो वहाँ पर कंपनीज़ को भी थोड़ी बहुत हिट लगती है, और अगर वो फेल हो जाती हैं, तो वो एक अलग उनका नाम भी खराब होता है। तो ये कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी-कभी कंपनीज़ जो हैं वो हाइप इतनी क्रिएट हो जाती है किसी बड़ी कंपनी की, कि वो जब आप आईपीओ के अंदर जाते हैं तो उसकी जो एक्चुअल अमाउंट है, जो उसकी इंट्रिंसिक
वैल्यू है कंपनी की, आप उससे ज़्यादा पे कर देते हैं। तो वो भी एक इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं होता, क्योंकि अगर आप उसकी वैल्यू ज़्यादा पे कर देंगे तो ऑटोमैटिकली जब वो लिस्ट होगी कंपनी और जब ट्रेडिंग होना शुरू होगी उसके स्टॉक्स के अंदर, तो आपके पैसे उसके अंदर डीवैल्यू हो जाएँगे, या फिर आप कह लें कि उसके जो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, उसके रिटर्न्स उस तरह से नहीं होंगे। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, आईपीओज़ के अंदर मैंने देखा बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है। ख़ास तौर पे यूएई के अंदर आजकल बड़े सक्सेसफुल आईपीओज़ आ रहे हैं, तो उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इनके अंदर इन्वेस्ट करें। लेकिन वॉरेन बफे का एक बहुत फ़ेमस कोट है कि इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 इयर्स, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 मिनट्स। वॉरेन बफे ने ये कहा था। मतलब ये है कि जब आईपीओ के अंदर आते हैं, तो आप आईपीओ के अंदर जो जिस माइंडसेट से आते हैं ना, वो ये होता है कि आज मैंने स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया और जैसे ही इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, मुझे 10%, 20%, 5% जितने का भी फ़ायदा होता है, मैं पहले दिन, दूसरे दिन के अंदर-अंदर उसमें से एग्ज़िट कर जाऊँगा। तो ये नॉर्मली लोगों का एक माइंडसेट होता है। मैंने ऐसे-ऐसे लोग भी देखे हैं जो कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। एक दफ़ा भी उन्होंने इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया और हमेशा आईपीओज़ के अंदर जाते हैं। अब आईपीओज़ के अंदर जो जाना होता है ना, ये मुझे लगता है कि ये एक तरह की गैम्बल होती है। मतलब इसके अंदर किसी को भी सही से आइडिया नहीं होता कि ये क्या किस तरह से परफ़ॉर्म करेगी कंपनी। अब आप इसकी एग्ज़ाम्पल लें, मेरे एक फ्रेंड है, वो जब सालिक का आईपीओ आया था, तो उसमें कह रहा था कि यार मैं सालिक में तो लाज़मी इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि उसमें तो एक एक क्लियर फ़ायदा है ना, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे, गाड़ियाँ कभी भी रुकेंगी नहीं। लेट कोविड जैसी सिचुएशन अगर हो जाती है तो यू नेवर नो, बट वैसे अगर बात करें तो सालिक एक बेसिकली टोल सिस्टम है दुबई का, और उसके अंदर से गाड़ियाँ हर वक़्त पास कर रही होती हैं। तो ये तो एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि अब इसके अंदर कांस्टेंट रेवेन्यू जनरेट होगा, और जब कांस्टेंट रेवेन्यू जनरेट होगा तो ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इसमें फ़ायदा ही होगा। ये जब कह रहे थे वो, तो मैंने उनको एग्ज़ाम्पल दी, मैंने कहा दीवा का स्टॉक भी आया था और दीवा के स्टॉक्स के साथ क्या हुआ था ये भी आप देख लें। ठीक है, डिविडेंड्स पे किए, लेकिन उसका किस तरह से स्टॉक नीचे गया है, वो आपकी सोच होगी। अब ये तो नहीं हुआ ना कि दीवा ने लेट्स से दुबई में लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना बंद कर दी हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैसे स्टॉक उसका स्टॉक की प्राइस नीचे आई है? तो इतना सिंपल नहीं होता है। हम सिर्फ़ ये देख लें कि कंपनी इतनी अच्छी परफ़ॉर्म कर रही है, कंपनी के गारंटीड रेवेन्यूज़ हैं, जिस तरह से वो लेट्स से उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे आप, तो वो गारंटीड रेवेन्यूज़ होंगे जो रिकरिंग होंगे, और प्लस आपको डिविडेंड मिलता रहेगा और ग्रोथ होती रहेगी कंपनी की। तो ये ऐसा नहीं होता, इतना सिंपल नहीं होता। हो सकता है पहले दिन से ही उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा इन्फ्लेट कर दी हो कंपनी की, कि आपको वो किसी भी लेवल के ऊपर अगले 5 साल तक वो उस लेवल के ऊपर ना आ सके। तो यू नेवर नो। इसीलिए मैं आईपीओज़ के अंदर इन्वेस्ट करने से मुझे तो थोड़ा-सा डर ही लगता है। लेकिन स्टडी करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इससे आपको कंपनीज़ के बारे में पता चलता है। अच्छा, इसकी थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरह से बताऊँ कि जैसे दीवा ने जब आईपीओ उसका हुआ था और उसके बाद से अब तक अगर ट्रेंड देखें, तो थोड़े बहुत शायद डिविडेंड दिए हों मुझे, मैंने उसको ट्रैक नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट 4 टू 5% इस वक़्त डाउन है। सालिक की बात करें तो सालिक ने जिस वक़्त इंसेप्शन हुई थी उसकी, आई थिंक 6 महीने पहले, तो इस वक़्त उसकी वैल्यू तकरीबन कोई 30%, 25 टू 30% इस वक़्त उसकी वैल्यू वैल्यू जो शेयर प्राइस है वो अप है। इसी तरह से और दूसरे जो अभी एडनॉक गैस का आईपीओ हुआ है, उसके अंदर 2-3 दिन के अंदर जो हम देख रहे हैं टोटल, तो 20% के करीब उसके अंदर वैल्यू अप है। ये सारी जो हाइप क्रिएट हो रही है, अब ज़रूरी नहीं है कि अगली कंपनी जो आए उसके अंदर भी इसी तरह से हो, और अगर इस तरह से हो रहा है तो कॉन्स्टेंटली होता जाएगा और लोग इसमें खुशी-खुशी इन्वेस्ट कर रहे होंगे, और एक अच्छी फ़ील गुड फैक्टर बना हुआ है ना दुबई के अंदर, वो उसकी वजह से आप समझ रहे होंगे कि हर कंपनी के साथ यही होगा, और हो सकता है हो इसी तरह से। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन इस चीज़ को अज़्यूम करना ये बहुत खतरनाक हो जाता है। अच्छा, सिर्फ़ यही नहीं होता कि इसके अंदर आपको आप जितने प लेट्स से अगर आपको एडनॉक गैस का आईपीओ आया और उसके अंदर आपके पास 1 लाख दिरहम मौजूद थे, आपने 1 लाख दिरहम, मैं ये रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि 1 लाख दिरहम आपके पास मौजूद थे और आपने 1 लाख दिरहम लगा दिए। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको 1 लाख दिरहम के शेयर्स भी मिल जाएँगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एडनॉक गैस का जो आईपीओ आया था लेट्स से 2.37 दिरहम्स पर शेयर के ऊपर आया था। आई थिंक फिर उसके बाद 2.8 का हो गया था। आई डोंट एक्ज़ैक्टली रिमेंबर, मैं यहाँ पर उसकी डिटेल लगा दूँगा, लेकिन कोई इसी तरह की वैल्यू थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 दिन के अंदर इस तरह की जो फ़ायदा मिल रहा है, तो ये इतने आराम से आपने 1 लाख दिरहम लगा दिए। एडनॉक गैस बहुत बड़ा नाम है, उसके अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको एकदम से ये पैसे मिल गए। तो मैं खुद ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूँ जिन्होंने 1 लाख दिरहम उसमें इन्वेस्ट किए थे, और इवेंचुअली जो उनके हाथ में आया वो 5,000 दिरहम के शेयर्स आए थे। क्योंकि बाकी शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हुए हुए थे। आज अगर एमिरेट्स का आईपीओ आता है तो आई वुड बी द फर्स्ट वन कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे वो कंपनी समझ में आती है, मुझे एयरलाइन समझ में आती है।
अगर मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि मुझको वो सारे के स और इनफैक्ट एमिरेट्स का तो जब आएगा ना, तो वो आई एम श्योर वो 100% ओवर सब्सक्राइब्ड होगा। तो जब वो ओवर सब्सक्राइब्ड होगा, तो आप कितनी मेहनत कर रहे होंगे, उसके अंदर कितने पैसे ब्लॉक कर रहे होंगे, लेकिन इवेंचुअली जब वो आएगा, हो सकता है क्योंकि वो मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है ना, वो 1000 दिरहम्स का है। 1000 दिरहम से ऊपर का आपको मिनिमम आपको इतना तो अलॉट हो सकता है, इससे ज़्यादा की गारंटी नहीं होती। वो फिर मार्केट खुलने के बाद आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहें, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ आईपीओ ये तो डिपेंड करता है कि कितने सब्सक्रिप्शन है और कितने किस लेवल के ऊपर आपको शेयर्स वो मिलने थे। अल अंसारी के आईपीओ की बात कर लें, तो अल अंसारी के आईपीओ की जो जो डेट्स हैं वो इस तरह से हैं कि ऑफरिंग कमेंसमेंट जो हुई थी वो 16 मार्च को हुई थी एंड क्लोजिंग डेट ऑफ द फर्स्ट ट्रांच है वो 23 मार्च है। सेकंड ट्रांच की जो क्लोजिंग डेट है वो 24 मार्च है और अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल ऑफर प्राइस जो होगी उसकी अनाउंस वो तकरीबन 27 मार्च 2023 है। एलोकेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांच वो होगी 29 मार्च 2023 को। एसएमएस नोटिफिकेशन अगेन फर्स्ट ट्रांच की वो भी सेम डेट को हो जाएगी और उसके बाद जो 30th मार्च की डेट रखी गई है, अगर लेट्स से सब्सक्राइब फुली सब्सक्राइब नहीं होते हैं तो उसके अंदर कोई एक्सटेंशन करनी है या उसके अंदर कुछ चेंजेस अमेंडमेंट करनी है, तो वो 30th मार्च उसके अंदर डेट रखी गई है एंड देन उसके बाद रिफंड्स की जो डेट रखी गई है इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, तो फिर वो 3 अप्रैल को रिफंड होंगे और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ लिस्टिंग जो है वो 6 अप्रैल, यानी कि जब स्टॉक मार्केट में वाकई वो शेयर्स ट्रेड होना स्टार्ट होंगे, तो वो 6 अप्रैल है। अच्छा, फर्स्ट ट्रेंच और सेकंड ट्रेंच में फ़र्क ये होता है कि फर्स्ट ट्रेंच बेसिकली जो आप नॉर्मल किस्म के जो इन्वेस्टर हैं, मैं हो गया, आप हो गए, कोई और जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो 5000 दिरहम मिनिमम से स्टार्ट कर सकता है और एट द मल्टीपल ऑफ 1000 दिरहम, यानी कि 5000 दिरहम, 6000 दिरहम, 7000 दिरहम, 1 लाख दिरहम, जितना भी आपको करना है, वो आप फर्स्ट ट्रेंच के जो इन्वेस्टर होंगे, एज़ अ फर्स्ट ट्रेंच इन्वेस्टर सब्सक्राइबर आप वो होंगे। सेकंड ट्रेंच वाले वो 5 मिलियन दिरहम वाली कॉम होती है, वो हम उसको कोई फ़ायदा नहीं है इस वक़्त डिस्कस करने का, लेकिन वो सेकंड ट्रेंच है। फर्स्ट ट्रेंच हमारी टारगेट है, लेट्स से अगर आपको इन्वेस्ट करना है। अच्छा, इसके अंदर कुछ ज़रा बात कर लें कि अल अंसारी एक्सचेंज है क्या और काम कैसे करता है और क्या-क्या इसके कोर बिज़नेसेस हैं। तो इसके अंदर अल अंसारी एक्सचेंज बेसिकली इस वक़्त एक एक यूनिक किस्म की पोज़ीशन में मौजूद है, क्योंकि इससे पहले 2 मेजर एक्सचेंजेस थे। मैंने हमेशा जो पाकिस्तान पैसे भिजवाए हैं, वो अल अंसारी एक्सचेंज या यूएई एक्सचेंज, ये 2 मेजर एक्सचेंज कंपनीज़ थी, इनके थ्रू भिजवाए। यूएई एक्सचेंज के साथ अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो गया एक्सचेंज और अब वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। इन्होंने अल अंसारी एक्सचेंज ने कुछ की किस्म की जो इनकी ब्रांचेस थी यूएई एक्सचेंज की, वो भी एक्वायर की थी। कोई 30 के करीब, मैंने इसकी प्रॉस्पेक्टस में पढ़ा था, 30 के करीब कोई ब्रांचेस, जो की ब्रांचेस थी, वो उन्होंने एक्वायर की थी और वहाँ पर अल अंसारी एक्सचेंज खोल लिया। और इस वक़्त मेरे ख़्याल से जो सबसे बड़ा नेटवर्क है पूरे यूएई के अंदर, वो अल अंसारी एक्सचेंज का है और यहाँ से आप रेमिटेंसेस करते हैं, यहाँ से आप बैंक नोट्स को स्वैप करते हैं, जो कि बहुत की फैक्टर है, क्योंकि अगर यूएई को देखें तो टूरिज़्म हब है। तो यहाँ पर आपको अल अंसारी एक्सचेंज एयरपोर्ट पे भी मिलेगा, हर मॉल में मिलेगा और आपको हर मेजर लोकेशन के ऊपर अल अंसारी एक्सचेंज मिल जाएगा। इसके अलावा वेज प्रोटेक्शन सिस्टम भी उन्होंने निकाला है, जिसके अंदर से कंपनीज़ को का पेरोल भी ये मैनेज कर रहे होते हैं। तो इसके इस ये जो बी टू बी के अंदर एक एक नई का नया ऑप्शन है, ये भी इनके पास है। तो बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं, वो अपनी जो पेरोल है, वो इनके थ्रू प्रोसेस करवाती हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो कि अल अंसारी एक्सचेंज के थ्रू अपनी सैलरीज़ विथड्रॉ कर रहे होते हैं, तो ऑफ़ कोर्स उसके अंदर भी इनका एक रेवेन्यू स्ट्रीम है। इसके अलावा जो डिफरेंट किस्म के बिल्स हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स होते हैं और लेट्स से नेशनल बॉन्ड्स होता है, नेशनल बॉन्ड पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई थी, मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं। नेशनल बॉन्ड्स को आप खरीद सकते हैं अल अंसारी में के एक्सचेंज में जाकर। इसके अलावा इनवर्ड रेमिटेंसेस भी होती हैं, आउटवर्ड रेमिटेंस के अच्छे खासे रेवेन्यू मॉडल्स हैं, जो कि अल अंसारी एक्सचेंज के, अगर आप प्रॉस्पेक्टस पढ़ेंगे, उसकी डिटेल मैंने प्रॉस्पेक्टस की कहाँ से मिलेगा, आपको लिंक मैंने डाल दिया, बहुत लंबा प्रॉस्पेक्टस है। मैंने भी काफ़ी टाइम लगाया उसको पढ़ने में। अभी मैं एक जिस एज़ आई सेड की शादी में गया हुआ था, तो उसके अंदर मैं पढ़ ही रहा था उसको भी। बहुत लंबा डॉक्यूमेंट था, आपको मैंने लिंक लगा दिया, उसमें जाके आप उसको देख सकते हैं। उसी डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने कुछ चीज़ें इसमें से देखी थी अल अंसारी एक्सचेंज की। अल अंसारी एक्सचेंज की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उसके साथ जो आगे स्ट्रैटेजीज़ हैं उनकी, उसके अंदर जो उन्होंने बताया है। इसके अलावा क्या-क्या उसके अंदर जो थोड़े से रिस्क्स हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो। और इसके अलावा कि इसकी एक और जो पॉइंट है कि इसके अंदर जो अभी तक हमने जो मेजर आईपीओज़ देखे हैं, उसके अंदर हमने देखा कि डिविडेंड्स को उन्होंने
मेक श्योर किया है, जैसे लेट्स से दीवा हो गया, लेट्स से सालिक हो गया या एडनॉक गैस हो गया, ये इन्होंने डिविडेंड्स को मेक श्योर किया है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अल अंसारी एक्सचेंज ने अपने प्रॉस्पेक्टस में लिखा है कि डिविडेंड्स को ये मेक श्योर नहीं कर सकते, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ये देखेंगे कि डिविडेंड्स दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ये एक पॉइंट था, लेकिन बाकी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, स्ट्रेंथ्स हो गई, स्ट्रैटेजीज़ हो गई और इन्वेस्टमेंट्स के रिस्क हो गए, ये अभी हम बात करते हैं। मैं इसका ऑफरिंग डॉक्यूमेंट खोल भी लेता हूँ, ताकि वो हम उसके थ्रू चल सकें। ये इसका डॉक्यूमेंट है। मैं अगेन इसमें से ज़रा जो हाइलाइट्स हैं ना, मैं उसके अंदर आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेंथ्स इसके अंदर जो है वो ये कहते हैं कि भाई लीडिंग एंड पायनियरिंग एक्सचेंज हाउस इन द यूएई, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यूएई एक्सचेंज के बाद इनके पास कॉम्पिटिटिव एज है। ये इस वक्त सबसे बड़े एक्सचेंज हाउस हैं यूएई के अंदर। ये ना ना सिर्फ यूएई के अंदर बल्कि रीजनली डिफरेंट जगहों पर, कुवैत के अंदर और डिफरेंट और दूसरे मुल्कों में, ओमान के अंदर इन्होंने अपने फुटप्रिंट्स बना लिए हैं और डिफरेंट नामों से अपनी कंपनीज खोली हुई हैं। इसके अलावा इन्होंने इसमें यह भी बताया है कि किस तरह से ये करेंसी एक्सचेंज करते हैं, नोट्स एक्सचेंज करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इनका फैक्टर है। अगर आपको डिटेल में देखना है कि इनकी क्या ब्रेकडाउन है, किस तरह से ये लेट्स से इनके क्या कॉस्ट के ब्रेकडाउन है, क्या इनकी रेवेन्यू की ब्रेकडाउन है, वो आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर मिल सकता है। अगर आपको देखना है तो मैंने लिंक अगेन इसका लगा दिया है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने ये बताया है कि जैसे कोविड आया था, कोविड-19 जब था, कोरोना का पूरा टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पर भी ये काफ़ी रेज़िलिएंट थे और इन्होंने काफ़ी उसके अंदर प्रॉफ़िट जनरेट किया था। ये भी मैंने इसकी स्टेटमेंट में देखा था। थोड़ा-सा डिप आई थी, लेकिन फिर भी एक ऐसा नहीं था कि कंपनी बिल्कुल डाउन द ड्रेन चली गई थी। हालाँकि आप सोचें कि रेमिटेंस किस तेज़ी से नीचे आ गई थी ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक जो सिचुएशन हुई थी। अच्छा, इसके बाद अभी ये बात करें कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आगे क्या है? अभी ठीक है, हमने पहले देख लिया कि ये लीडिंग एक एक्सचेंज कंपनी है यूएई की, लेकिन इनकी इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो इम्पोर्टेंट है। वो बताएगी कि आपको इसके अंदर, इस जैसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके अंदर उन्होंने क्या है, एक्सपैंड द ग्रुप्स फिजिकल ब्रांचेस इन द अगेन फिजिकल ब्रांचेस, ऑल्दो कि आजकल डिजिटल का ज़माना है, लेकिन फिजिकल ब्रांचेस यूएई जैसे मुल्क के अंदर एक सिंबॉलिक भी एक चीज़ होती है, प्लस ये कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट भी करती है ब्लू कॉलर वर्कर्स को, या वैसे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग चाहते हैं कि हम इन पर्सन जाके करें, तो वो फिजिकल ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि अल अंसारी एक्सचेंज की एक्सटेंसिव नेटवर्क है पूरे यूएई के अंदर। इसके अलावा जीसीसी रीजन के, एज आई सेड, जीसीसी रीजन के अंदर उनको एक्सपैंड करना है। और इसके अलावा ये कि ग्रुप्स डिजिटल ऑफरिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स आती रहती हैं, इनकी ऐप भी बहुत अच्छी है, इस तरह की वेबसाइट भी इनकी अच्छी है। तो इस तरह की प्रोडक्ट, प्लस ये कि ये इन्होंने डिफरेंट जो कंपनीज लाइक वीज़ा, मास्टर कार्ड वगैरह है, उनके साथ प्रीपेड कार्ड्स के साथ भी कोलैबोरेशन की हुई है, ताकि आपको इनके थ्रू अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको कुछ प्रीपेड कार्ड मिल सकते हैं, ताकि आप उसमें एक्सपेंस कर सकते हैं। अगेन उसके अंदर रेवेन्यू शेयरिंग डेफिनेटली होगी और इनको उसका कट मिल रहा होगा। इसके अलावा ये कि बिल कलेक्शन वगैरह ये करते हैं, जिसके अंदर एज आई सेड बिफोर नेशनल बॉन्ड हो गया, और इसके अलावा फ्लाई दुबई, एमिरेट्स, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है। अगर आपको कोई बिल पे करना है तो आप इनके इनके एक्सचेंज पे जाके बहुत आराम से बिल पे कर सकते हैं, इन केस अगर आपने डिजिटल चैनल्स को यूज़ नहीं करना। इसके अलावा एंड टू एंड कैश मैनेजमेंट सोल्यूशन, फिर अगर बात करें तो डिजिटल पे भी आ गया है, अल अंसारी एक्सचेंज कुवैत, अगेन बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने एज आई सेड बिफोर एज वेल, कि वो फिजिकल ब्रांचेस की बात लिखी है, तो उन्होंने यहाँ लिखा है 231 फिजिकल ब्रांचेस हैं और 200 से 300 ब्रांचेस ऐड करेंगे ये बहुत जल्द यूएई के अंदर। इसमें टाइम उन्होंने होराइजन नहीं लिखा हुआ, लेकिन बताया है कि करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मैं इसको पढ़ रहा था और उसके अंदर मैंने देखा कि जो एम्प्लॉइज़ के अंदर, यहाँ पर मैं इसको ज़रा हाईलाइट भी करूँ, कि जो एम्प्लॉइज़ की जो टोटल स्ट्रेंथ है, वो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2856 एम्प्लॉइज़ थे 2020 के अंदर, 2021 के अंदर 3469 एम्प्लॉइज़ हुए, 2022 के अंदर 4123 यानी कि 4123 एम्प्लॉइज़ थे, और 2023 के स्टार्ट में यानी कि 31 दिसंबर 2022 को जो टोटल एम्प्लॉइज़ इस वक्त हैं 3790 एम्प्लॉइज़ हैं। तो थोड़ा-सा डिप एम्प्लॉइज़ में आया है, तो मुझे लग रहा है इन्होंने अपनी कुछ वर्कफ़ोर्स में एडजस्टमेंट की है, ताकि जो आईपीओ आ रहा है उसको थोड़ा-सा अट्रैक्टिव बनाया जा सके। तो ये एक चीज़ है जो कि एम्प्लॉइज़ पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं है, लेकिन कंपनी के पर्सपेक्टिव से एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने अपना हेड काउंट थोड़ा-सा कम किया है। अच्छा, अब बात करें इसके अंदर
कुछ इन्वेस्टमेंट रिस्क की कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं इस कंपनी में तो इसमें क्या-क्या रिस्क्स इन्वॉल्व्ड हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले तो जो इसका पूरा सिनेरियो है अल अंसारी एक्सचेंज का वो एक रेमिटेंस बेस्ड कंपनी है। आज कोई दोबारा से पैंडेमिक आ जाता है तो डेफ़िनेटली इसके अंदर एक बहुत बड़ा डेंट लगेगा। अगर लेट्स से कोई कोई यूएई की इकॉनमी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसके अंदर बहुत बड़ा डेंट लगेगा। ये बहुत ज़्यादा टाइड अप है यूएई के साथ और फिर एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी के साथ क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेमिटेंसेस की और रेमिटेंसेस जभी होते हैं जब कंपनी जो जब कंट्री फ्लरिश कर रहा होता है इकोनॉमी बढ़ रही होती है। उसी के साथ इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है कि साइबर अटैक्स का भी खतरा होता है तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आई डोंट नो इतना खुलेआम लिख रहे हैं ज़ाहिर सी बात है जब आईपीओ पे जाते हैं तो कंपनी हर तरह के रिस्क असेसमेंट कर रही होती है तो उसके अंदर उन्होंने एक चीज़ ये भी लिखी है। प्लस ये कि करेंसी एक्सचेंज रिस्क भी मौजूद है क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दिरहम बहुत ऊपर चला गया है ड्यू टू डॉलर एप्रिसिएशन दिरहम पैक्ड है उसके साथ तो उसकी वजह से आपको नज़र आता है कि दिरहम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क हमेशा मौजूद रहता है करेंसीज के मामले में जब भी अगर कोई इस तरह का वॉलेटिलिटी आएगी तो उस टाइम पर अल अंसारी एक्सचेंज टाइप की कंपनीज को थोड़ा सा हिट पड़ सकता है तो ये एक पॉइंट है जो कि सोचना चाहिए रिस्क अवर्सिव अगर आप हैं तो आपको ये आपके ज़हन में होना चाहिए अगर आप इसके अंदर इस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब आप इस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक एक थोड़ा-सा एक रिस्क ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर क्योंकि ये कंपनीज़ हमेशा ईएमएल और फैटफ और इस तरह की जो वॉच डॉग्स होते हैं उनकी लिस्ट के ऊपर होती हैं क्योंकि ये और कंट्री का जो रेगुलेटर है उसके ऊपर भी उसकी भी लिस्ट पर होती हैं। एक ज़रा-सा भी कोई इसके अंदर स्कैंडल आ जाता है ना, तो आपकी सारी की सारी जो शेयर प्राइस होती है, वो सबसे पहले शेयर प्राइस नीचे आती है। हालाँकि वो स्कैंडल होता है, वो नेगेटिव न्यूज़ होती है और कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। हमने पाकिस्तान के अंदर भी देख लिया है एचबीएल के साथ और इस तरह की और कंपनीज़ के साथ जो हो चुका है। चाहे वो बाद में प्रूव हो ना हो, लेकिन एक दफ़ा शेयर प्राइस नीचे आ गई, तो फिर उसके बाद उसको जानने में बहुत टाइम लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सारी चीज़ें बाय द वे इस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बना रहा। ये इसी के अंदर से मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें उन्होंने मेंशन की हुई हैं। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर इस वक़्त तो ये लीडिंग पोज़ीशन में है, लेकिन फॉर एनी रीज़न कस्टमर सर्विस ख़राब हो जाती है या कोई और प्लेयर आ जाता है जो कि तेज़ी के साथ पैसे फेंक कर अपनी अपनी ब्रांच नेटवर्क बढ़ाता है, अपनी कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करता है, वो सारी चीज़ें करता है और मार्केट कैप्चर कर लेता है, तो फिर यहाँ पर अंसारी एक्सचेंज का प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक ये तो किसी भी बिज़नेस के अंदर हो सकता है। एक चीज़ थी तो मैंने कहा ये आपको एक पॉइंट था तो बता दूँ मैं इसमें। अच्छा इसके अंदर अगर आप इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाते हैं तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको इसके अंदर बताऊँ कि जो अर्निंग्स पर शेयर हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इम्प्रूव होती रही हैं। 2021 के अंदर जो अर्निंग पर शेयर थी वो 0.0654 दिरहम्स पर शेयर थी और इस वक्त है 2022 के अंदर 0.793 दिरहम्स पर शेयर और सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह की कंपनी है, तो इस ये पूरा डॉक्यूमेंट आप पढ़ सकते हैं। अगेन एज़ वॉरेन बफेट सेड बिफोर कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसको 10 साल तक अगर होल्ड नहीं कर सकते तो आप 10 मिनट के लिए भी होल्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए आप ये सोच के इन्वेस्ट करें कि किसी कंपनी के अंदर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें। और अगर अगर आप को लेट्स से एक क्विक मनी बनाना ही है तो इसके अंदर तो अप्स भी आ सकते हैं, डाउन भी आ सकते हैं। मैंने एज़ आई सेड बिफोर कि मैं कभी भी आईपीओ के अंदर एज़ सच बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए। एडनॉक गैस का आईपीओ आया था, वो मुझे अच्छा लग रहा था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उसमें कर सकूँ इन्वेस्ट, तो मैं नहीं कर सका और एज़ आई सेड बिफोर के मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया और उनको 1 लाख दिरहम के ऊपर इन्वेस्टमेंट किए, सिर्फ 5,000 दिरहम के या 4,000 दिरहम के शेयर्स मिले थे, तो कोई फ़ायदा नहीं हो सका। इसके अलावा अगर आपको इन्वेस्ट करना है आईपीओज़ के अंदर तो एमिरेट्स एंड बीडी हो गया या जो भी बैंक है उस बैंक के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास एमिरेट्स आईडी होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। बहुत ईज़िली है, पासपोर्ट भी शायद उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इन 2 चीज़ों की बेसिस के ऊपर आप बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितनी चाहें अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस मल्टीपल ऑफ वन्स 5,000 दिरहम्स इन्वेस्ट करते हैं तो मल्टीपल 1,000 दिरहम्स उसके अंदर इन्वेस्ट करने होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर मैंने एक वीडियो लगाई है जहाँ पर मैंने बताया कि किस तरह से आप लोन को जब पर्सनल लोन लेते हैं तो क्या-क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर मैंने बताई थी, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि आपके जो रेज़िडेंशियल जो प्रॉपर्टी है वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो यहाँ पर मैंने एक लिंक लगाया है उस वीडियो का, यहाँ पर जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।